हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था। पहले हमने आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करा था, फिर प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करा था, और साथ में फीडबैक के कुछ कंसेप्ट देखे थे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओप एम्प, इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इन्वर्टिंग ओप एम्प पढ़ाऊंगा, और आई थिंक इन्वर्टिंग ओप एम्प से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इन्वर्टिंग ओप एम्प का सर्किट डायग्राम आपको बना देता हूँ। तो देखो, इन्वर्टिंग ओप एम्प है तो हमें इतना तो पता होगा, इन्वर्टिंग ओप एम्प में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो ग्राउंड होगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड होगा, तो मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, दिस वन। ठीक है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है क्योंकि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसका मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें कोई इसको इनपुट देना होगा। ये एक फीडबैक रेजिस्टेंस, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ये हमने इसको इनपुट Vs दिया, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने ग्राउंड किया हुआ है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इसको इनपुट दिया। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने आपके सामने बना दिया। लास्ट क्लास में मैंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कराया था कंपैरिजन के लिए, ताकि मैं आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कंपेयर कर सकूं। यहाँ पर मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बना देता हूँ, सो दैट आपको आपके नोट्स दोबारा पलट कर देखने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, और उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उस पर हम इसको इनपुट देंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने क्या किया था, जो ओप एम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको नीचे रखा था और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ऊपर रखा था। थोड़ा सा अपोजिट हमने इसकी ओरिएंटेशन ली थी। बाकी बात वही है, मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, ये हमारा Vs है, और क्योंकि आइडियल है तो ए वाला हमने इन्फाइनाइट लगा दिया। ये कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है, यहाँ पे मैंने इन्वर्टिंग ओप एम्प आपको बनाया। ठीक है, तो एक काम करते, पहले सब चीज़ें साइड में रख के इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। और इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मैंने इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन निकालना है। तो किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, जिसको हम AV से डिनोट करते हैं, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ये किसी भी एम्पलीफायर का एक वोल्टेज गेन होता है, और हमें इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकालना है। तो जैसे हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में करा था, क्या करा था, पहले हमने वर्चुअल ग्राउंड से गेन निकाला था, फिर हमने फीडबैक वाले कंसेप्ट से गेन निकाला था। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मैंने आपको बताया था, पहले हमने वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से गेन निकाला था, और उसके बाद मैंने फीडबैक के कुछ कंसेप्ट बताए थे आपको, और फीडबैक के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए फीडबैक वाले कंसेप्ट से हमने उसका गेन निकाला था। सेम ऐसे ही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम करेंगे, पहले वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से इसका गेन निकालते हैं। वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो हमें पता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो होगी, डेफिनेटली ग्राउंड है तो जीरो होगी। और वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से, क्योंकि एक आइडियल ओप एम्प है, आइडियल ओप एम्प है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से हमारा फीडबैक एलिमेंट कनेक्टेड है, दैट मीन्स नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है और आइडियल ओप एम्प है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और आइडियल ओप एम्प ही कंडीशन होती हैं जो हमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को लगाने के लिए चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड लगेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जीरो वोल्टेज है, इसका मतलब V इन्वर्टिंग जो कि इस टर्मिनल पे वोल्टेज है वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें, मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL लगा रहा हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL अगर लगाऊंगा, KCL एट
इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कैसे लगाऊंगा, 0 माइनस वी एस अपॉन R1, ऑलराइट, 0 माइनस वी एस अपॉन R1 प्लस 0 माइनस वी आउट अपॉन R2 इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर थोड़ा सॉल्व करने के बाद हम देखें, माइनस वी एस अपॉन R1 इक्वल्स टू वी आउट अपॉन R2, और अगर मैं यहाँ से वी आउट अपॉन वी एस निकालूँ दैट विल बी माइनस R2 बाई R1। तो ये मेरे पास इसका वर्चुअल ग्राउंड से गेन आ गया। इजी था, वर्चुअल ग्राउंड से गेन निकालना इस सर्किट का इजी था। वी आउटपुट अपन वी एस हमें निकालना था, और यही मेरा वोल्टेज गेन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वी, दैट मीन्स वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमारा आ गया वी आउट अपॉन वी एस, जो कि है माइनस R2 बाई R1, माइनस R2 बाई R1। कितना ईजी था इसका वोल्टेज गेन निकालना वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से। बट अगर मुझे इतना ही, सिर्फ इतना ही बता के आगे बढ़ना होता तो शायद मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड ही ना करता। बेसिकली मुझे आपको डीप कंसेप्ट के बारे में बताना है ओपैम्प के। और अगर हम इन्वर्टिंग ओपैम्प पढ़ रहे हैं तो अगर आपके सामने कोई एमएसक्यू भी आता है, एमएसक्यू आपको पता है इस बार गेट में एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। एमएसक्यू का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और उसमें से 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। आप जब तक सारे करेक्ट ऑप्शन नहीं लगाएंगे आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उस क्वेश्चन में अगर आपने सारे करेक्ट आंसर नहीं लगाए। बट अगर सारे करेक्ट आंसर नहीं लगाए तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और एमएसक्यू अटैम्प्ट करने के लिए आपको बहुत बेसिक नॉलेज और बहुत इंटरनल डिटेल तरीके से समझना चीज़ों को ज़रूरी है। और पता है, डिटेल तरीके से आप चीज़ों को सिर्फ एक बार समझते हो। अगर आपने इस कंसेप्ट को ऊपर से पढ़ा और तो आप उसको 10 बार पढ़ोगे, जब भी आप क्वेश्चन हैंडल करोगे इन्वर्टिंग ओपैम्प का, तब आप 10 बार इस कंसेप्ट को देखोगे। अगर आपने ऊपर से पढ़ा है वो, मतलब अगर कोई ऊपर से खाली ऊपर से उस कंसेप्ट को पढ़ाता है, डीपली नहीं पढ़ाता, या उसको एलैबोरेट तरीके से नहीं आपके सामने सॉल्व करता, या फिर आपको समझाता नहीं है, रटाता है, तो जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आप अपने जो नोट्स हैं वो बार बार खोल के देखोगे और उसमें ढूंढोगे कि क्या वो कंसेप्ट उसमें है या नहीं। बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आपको हर कंसेप्ट इस नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं जो मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें मिलेगा हर कंसेप्ट। कुछ भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ मैं इसमें, चाहे वो गेट का कंसेप्ट हो, चाहे वो ईएससी का कंसेप्ट हो, चाहे वो ईसीई ब्रांच का कंसेप्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कंसेप्ट हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का कंसेप्ट हो। बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो ईसी के स्पेशल टॉपिक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं करने हैं वो हम ऐड में कवर कर लेंगे। बट बेसिकली अभी तक मैं उस लेक्चर में बता दूंगा आपको, जिस लेक्चर में, जो लेक्चर खाली ईसी वालों के लिए होगा। अभी तक सबके लिए कॉमन लेक्चर चल रहे हैं। तो आप सभी को ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, चाहे वो ईसी का स्टूडेंट हो। तो बेसिकली मैंने आपको वर्चुअल ग्राउंड से इसका ओपैम्प का गेन बता दिया। लास्ट जब मैंने नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर आपको कराया था उसमें मैंने 4 कंसेप्ट आपको बताए थे फीडबैक के। क्या कंसेप्ट थे? वोल्टेज सैम्पलिंग, करंट सैम्पलिंग, शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग। ये 4 मैंने टॉपिक आपको बताए थे। सबकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई हुई है। यहाँ पर मैं सारी डेफिनेशन नहीं यूज़ करूँगा, बट जितनी आपको आज के लेक्चर में चाहिए। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट देखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये सीक्वेंस में चल रही है। तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। बट अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हो इन्वर्टिंग ओपैम्प पढ़ने के लिए, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट बताया था वो देखो। ये फीडबैक एलिमेंट है, ये एक फीडबैक एलिमेंट है। हमारा फीडबैक एलिमेंट नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, देख लो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर करा रहा हूँ। इनवर्टिंग एम्पलीफायर का मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, इसको मैंने अभी पॉज किया हुआ है क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है। तो पहले नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स पलटने की जरूरत ना पड़े। नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में जो मेरा फीडबैक वाला एलिमेंट है, ये फीडबैक एलिमेंट मैंने रेड डैश लाइन से आउटलाइन किया है। ये मेरा फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट है। फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड है। और ऐसा अगर किसी ओपैम्प में होता है जिसमें फीडबैक एलिमेंट आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज सैम्पलिंग। ठीक है,
इसमें वोल्टेज सैम्पलिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें फीडबैक एलिमेंट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट, अगर हमारा फीडबैक एलिमेंट इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो हमारा सीरीज मिक्सिंग होता। सीरीज मिक्सिंग का कंसेप्ट होता है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक बार छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पेज पलट के ना देखना पड़े। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या है, फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट, और सीरीज मिक्सिंग का मतलब होगा अगर हमारा फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट नहीं है। अगर फीडबैक एलिमेंट इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो शंट मिक्सिंग हो जाएगा। बट क्या यहाँ पर शंट मिक्सिंग है? नहीं, यहाँ पर सीरीज मिक्सिंग है, क्योंकि जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है वो इनपुट से कनेक्टेड नहीं है। इनपुट यहाँ पर है, एलिमेंट यहाँ पर है, फीडबैक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये एक सीरीज मिक्सिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ये एक सीरीज मिक्सिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। अब देखो वोल्टेज सैम्पलिंग और सीरीज मिक्सिंग से मेरा मतलब क्या है, हमेशा इसका मतलब क्या होता है। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो आउटपुट टर्मिनल पे हमें क्वांटिटी मिल रही है, आउटपुट पर जो कोई वैल्यू मिल रही है वो वोल्टेज की फॉर्म में होगी, ठीक है। सीरीज मिक्सिंग का मतलब क्या है? सीरीज मिक्सिंग का मतलब है कि जो इनपुट होगा हमारा वो करंट की फॉर्म में होगा। देखो ये फीडबैक का कंसेप्ट है। फीडबैक एम्पलीफायर में ये दोबारा से हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने 4 कंसेप्ट आपको बताया और उसके बारे में एलैबोरेट कर रहा हूँ। देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बताया वो आपके सर के ऊपर से गया हो। क्यों? क्योंकि जो भी बताया उसके साथ उसकी डेफिनेशन भी बताई। यहाँ पर फीडबैक कंसेप्ट मेरे को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। मैं चाहता था उसको फीडबैक एम्पलीफायर कराने के बाद दोबारा कराता, बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीच में नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कई बार यूज़ होना है ऑप एम्प में। तो इसलिए मुझे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टार्टिंग में पढ़ाना पड़ा, और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी थोड़ा सा फीडबैक का कंसेप्ट है जो मुझे बताना था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना अभी के लिए सफिशिएंट है फीडबैक का कंसेप्ट। जब हम फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो ये वाले कंसेप्ट दोबारा से करेंगे, दोबारा से आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फीडबैक आपको बीच में करा रहा हूँ, आगे नहीं कराऊंगा। आगे फीडबैक एम्पलीफायर पूरा कराऊंगा, उसमें ये कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज होंगे। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझना जरूरी है। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट। करंट सीरीज मिक्सिंग का मतलब फीडबैक एलिमेंट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट, दैट मीन्स इट इज अ सीरीज मिक्सिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है आउटपुट पर वोल्टेज देंगे हम, इनपुट मिक्सिंग का सीरीज मिक्सिंग का मतलब होता है इनपुट पर करंट देंगे हम। इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट का गेन निकालूं, इस सर्किट का गेन अगर मैं निकालूं वोल्टेज गेन, तो क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट। मैंने इस सर्किट का गेन निकाला जो कि होगा आउटपुट बाय इनपुट, और आउटपुट बाय इनपुट अगर मैं निकालूंगा तो आउटपुट पर आउटपुट वोल्टेज होगी और इनपुट पर इनपुट करंट होगा। सीरीज मिक्सिंग का मतलब इनपुट पर वोल्टेज है, वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब आउटपुट पर भी हम वोल्टेज देंगे, और सीरीज मिक्सिंग का मतलब इनपुट पर भी हम वोल्टेज देंगे। सीरीज मिक्सिंग से मेरा मतलब होता है, हमारा मतलब होता है सीरीज मिक्सिंग से कि हम इनपुट पर उसको वोल्टेज दे रहे हैं एम्पलीफायर को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिल रही है, दैट मीन्स हम इनपुट पर भी वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट पर भी वोल्टेज मिल रही है। तो इनपुट आउटपुट बाय इनपुट भी हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आउटपुट पर भी वोल्टेज मिल रही है, इनपुट पर भी वोल्टेज मिल रही है, तो ये जो हमारा गेन होगा ये वोल्टेज गेन होगा हमारा एक, ये जो होगा ये वोल्टेज गेन होगा। इसको हम ए वी से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था। ए वी का फॉर्मूला जो फीडबैक वाले फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था, फीडबैक वाले कंसेप्ट से मैंने आपको बताया था। फीडबैक वाला कंसेप्ट मैंने आपको कैसे रिलेट किया था? कंट्रोल सिस्टम से रिलेट किया था, जहाँ पर हमने ओपन लूप सिस्टम एक बनाया था जिसका ओपन लूप गेन था GS, फीडबैक था HS, और उसका मैंने आपको बताया था उसका गेन क्या होगा? GS अपॉन 1 + GS HS। HS जो था वो फीडबैक फैक्टर था। सेम ऐसे ही AV अगर मैं ओप एम्प के केस में देखूँ, AV का मैंने बताया था आपको AOL अपॉन 1 + बीटा AOL, ये मैंने आपको बताया था नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में। ये सारा मैं आपको करा चुका हूँ। AV = AOL अपॉन 1 + बीटा AOL। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें AOL के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर AOL क्या है? इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल गेन है, इंटरनल वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन कैसे? यहाँ पर हमारा AOL जो है वो V आउटपुट अपॉन VD होगा। VD क्या है? डिफरेंस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज
जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, वो है वीडी, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट हमारा AOL होता है, ठीक है। नॉन इनवर्टिंग के केस में मैं बता रहा हूँ AOL ओपन लूप गेन, जो मैं ओपन लूप गेन की बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल सर्किट का गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स AV से मेरा मतलब है आउटपुट अपॉन VS, ये इनपुट हमारा VS है। तो AV का मतलब क्या है, इस पूरे सर्किट का गेन। AOL का मतलब क्या है, इंटरनल गेन ऑफ ओप एम्प, ठीक है। AV का मतलब इस पूरे सर्किट का आउटपुट बाय इनपुट क्या है, V आउटपुट अपॉन VS, ठीक है। इससे मैं AV निकाला था। और AV का जो फॉर्मूला था मेरा, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL, जहाँ पर AOL मेरा इंटरनल गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटरनल गेन का मतलब इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में, कि जो इसका इंटरनल गेन है ना, वो भी वोल्टेज में है, वो भी एक वोल्टेज गेन है। और जो हम ओवरऑल गेन निकालते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो भी वोल्टेज ही है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, इंटरनल गेन भी वोल्टेज में, एक्सटर्नल गेन भी, एक्सटर्नल जो ओवरऑल सर्किट का गेन था वो भी वोल्टेज में। इसलिए हमने फॉर्मुला यूज़ किया AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL, जो कि फीडबैक का फॉर्मुला है। ये हमें पता है, मैंने रिलेट किया था कंट्रोल सिस्टम से आपके पास, जहाँ पर GS ओपन लूप सिस्टम था, HS फीडबैक फैक्टर था, 1 प्लस GS अपॉन 1 प्लस GS HS फॉर्मुला मैंने लगाया था इसमें, उसी से निकल के आया था फॉर्मुला AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL। और AOL हमारा इंटरनल गेन था। ये था नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर की बात, ठीक है। अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो मेरा फीडबैक एलिमेंट है, ये मैंने डॉट लाइन से आउटलाइनिंग की है फीडबैक एलिमेंट की। ये जो फीडबैक एलिमेंट है, ये देखो टोपोलॉजी डिसाइड करते हैं इसकी कि कौन सी टोपोलॉजी पे काम कर रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पता लग जाए कौन सी टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, कौन सी टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी पे काम कर रहा है। इसको वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। तो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी पे हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम कर रहा है। अब हम पता लगाते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस टोपोलॉजी पे काम कर रहा है। ऑल दो हमने अभी तक इसका गेन निकाल लिया है, बट ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं फीडबैक के कंसेप्ट से इसका गेन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले हम वर्चुअल ग्राउंड से कंसेप्ट फिर गेन निकालेंगे, फिर फीडबैक से गेन निकालेंगे। तो फीडबैक से गेन निकालने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन सी टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है, कौन सी टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है। देखो ये फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट। अगर फीडबैक एलिमेंट आउटपुट से कनेक्टेड है, जैसे कि उसमें है, तो हमारा कौन से सैम्पलिंग फॉलो करेगा, वोल्टेज सैम्पलिंग। यहाँ पर लिख दूँ वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट है। और जब मैंने बोला था कि फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट, दैट मीन्स इट फॉलोज शंट मिक्सिंग। अब इफ फीडबैक एलिमेंट इज not directly connected to input, that means if feedback element is not directly connected to input, then it is a series mixing, and if directly connected to input, then it is a shunt mixing। तो ये फॉलो कर रहा है शंट मिक्सिंग को, तो यहाँ पर हम शंट मिक्सिंग लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब आउटपुट मेरा वोल्टेज होता है, आउटपुट जो है वो वोल्टेज होगा, वोल्टेज की फॉर्म में होगा। सीरीज मिक्सिंग का मतलब इनपुट मेरा वोल्टेज होगा, वहीं शंट मिक्सिंग का मतलब होता है कि मेरा जो इनपुट है वो करंट होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस वाले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन निकालें, गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट, इनपुट क्या होगा, IS इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट में हमारा करंट है। टोपोलॉजी के हिसाब से जो इसका गेन होना चाहिए वो आउटपुट बाय इनपुट करंट होना चाहिए, ना कि आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। हमने क्या निकाला है, वोल्टेज गेन निकाला है। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। बट बेसिकली ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कर क्या रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या कर रहा है, आउटपुट पर ये वोल्टेज दे रहा है, बट इनपुट पर ये करंट ले रहा है। दैट मीन्स ये ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है। ये जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, इसका जो गेन है वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है। इसको आउटपुट बाय इनपुट करंट को, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट को हम बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस गेन।
ये जो ऑपरेशन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है ये ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है, वोल्टेज गेन नहीं दे रहा। वोल्टेज गेन देता तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज आता, बट अकॉर्डिंग टू फीडबैक टोपोलॉजी जो फीडबैक टोपोलॉजी ये फॉलो कर रहा है, कौन सी फीडबैक टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है ये कर रहा है वोल्टेज शंट टोपोलॉजी। ये वोल्टेज शंट टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है। वोल्टेज शंट टोपोलॉजी फॉलो करने का मतलब वोल्टेज सैम्पलिंग प्लस शंट मिक्सिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब आउटपुट में वोल्टेज, शंट मिक्सिंग का मतलब इनपुट पे करंट। आउटपुट बाय इनपुट मेरा एक ट्रांस रेजिस्टेंस गेन आ रहा है, वोल्टेज गेन नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज गेन निकाला। ये कैसे निकाला? वोल्टेज गेन क्या है? वोल्टेज गेन इस पूरे सर्किट का गेन है। दैट मीन्स आउटपुट पर वोल्टेज है, इनपुट पर वोल्टेज है। तो इस पूरे सर्किट, ये पूरा सर्किट कैसे काम कर रहा है, अगर मैं आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज अगर निकालो तो ये मैंने वो निकाला वोल्टेज गेन, और सही भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। बट एक्चुअली में जो मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इंटरनली ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है ये आउटपुट बाय इनपुट, तो मैं इसको AV तो नहीं लिख सकता। AV तो मेरा ये है जहाँ पर मेरा आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज होगा, तो इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं RMF। ठीक है, ये हमारा RMF है। RMF से मेरा मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प। यहाँ पर आप अगर देखें, ये मेरा सर्किट था और यहाँ पर मैंने वोल्टेज गेन निकालने के लिए AOL अपन 1 प्लस बीटा AOL का फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, A वोल्टेज गेन अपन A वोल्टेज गेन इज इक्वल टू AOL अपन 1 प्लस बीटा AOL। अगर यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ पर भी AV निकालना है, वोल्टेज गेन ही निकालना है, यहाँ पर V आउटपुट अपन इनपुट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर AV इक्वल्स टू AOL अपॉन 1 प्लस बीटा AOL, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प में यूज़ करके इसका गेन निकाल लूँ, फीडबैक वाले तरीके से अगर मेरे को गेन निकालना है, देखो वर्चुअल ग्राउंड वाले तरीके से तो मैंने निकाल लिया वर्चुअल ग्राउंड लगा के, बट अगर फीडबैक वाले तरीके से मेरे को निकालना है तो मैं फीडबैक का फॉर्मूला अगर यूज़ करूँ, जो कि मेरा फॉर्मूला था क्या था, AOL अपन 1 प्लस बीटा AOL, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? मैं इस फॉर्मूले से इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन नहीं निकाल सकता। दिस फॉर्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, जिसमें हमारा इंटरनल गेन भी वोल्टेज होता है और एक्सटर्नल गेन वोल्टेज गेन तो हम निकालते ही हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज गेन हम निकालते हैं जो AV होता है, V आउटपुट अपन V इनपुट। बट जो इसका इंटरनल गेन होता है वो भी V आउटपुट अपन V इनपुट होता है, वो भी इंटरनल गेन भी हमारा V आउटपुट अपन V इनपुट ही होता है। ठीक है, इंटरनल गेन ही हमारा V आउटपुट अपन V इनपुट होता है, जिसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आइडियल अगर केस है, देखो यहाँ पर आइडियल अगर केस है तो VD जो होगा, VD जो होता है हमारा, किधर लिखूँ, VD जो होता है V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग होता है, और वर्चुअल ग्राउंड में नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग सेम होते हैं। अब जब नॉन इन्वर्टिंग मेरा ज़ीरो है, नॉन इन्वर्टिंग मेरा ज़ीरो है टर्मिनल वर्चुअल उसमें आइडियल केस में नॉन इन्वर्टिंग मेरा ज़ीरो है, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ज़ीरो है। इंटरनल करंट आइडियल ऑप एम्प में ज़ीरो होता है, 0 एम्पियर इसमें जा रहा है, इसमें ज़ीरो जा रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी 0 वोल्ट होगी। दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है ना, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 0 पॉइंट, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो 0 है। इसका मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दोनों पे 0 वोल्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो VD मेरा 0 हो गया, और अगर VD 0 हो गया तो V आउटपुट अपन 0 कितना होगा, V आउटपुट की कोई भी वैल्यू होगी अगर अपन में 0 है तो इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, AOL इन्फाइनाइट हो गया, AOL इन्फाइनाइट हो गया। तो ये केस मेरा आइडियल का केस है, AOL इन्फाइनाइट होता है। AOL क्या है, इसका इंटरनल गेन है, इंटरनल गेन से मेरा मतलब इंटरनल वोल्टेज गेन है, और हम इस सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालने हैं V आउटपुट अपन V इनपुट, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। बट इस केस में अगर मैं देखूँ, मेरा इंटरनल गेन तो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, वोल्टेज गेन तो है ही नहीं, तो मैं कैसे इस ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को यूज़ करके इस पूरे सर्किट का वोल्टेज गेन निकाल सकता हूँ? ये AOL जो है, AOL ये तो इसका है ही नहीं, ये तो हमारा RMF दे रहा है, AOL तो दे ही नहीं रहा। बेसिकली RMF क्या है, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, इसकी वैल्यू आपको कहीं मिलेगी नहीं। ट्रांस रेजिस्टेंस गेन के बारे में शायद ही सिर्फ बुक में लिखा होगा आपको, मतलब अगर नोट्स वगैरह किसी लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपको RMF नहीं मिलेगा। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है। इसका मतलब क्या है
कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वैलिड ही नहीं होगा, ये फॉर्मूला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वैलिड ही नहीं होगा। ये फॉर्मूला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है, और ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब हमारा कोई एम्पलीफायर वोल्टेज गेन दे रहा है। अगर हमें वोल्टेज गेन निकालना है ओवरऑल सर्किट का, तो देखो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में सबको सिंपल था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल गेन ही वोल्टेज था और एक्सटर्नल गेन भी हम वोल्टेज निकाल रहे थे, तो उसमें फीडबैक वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया था। बट इसमें नहीं यूज़ होगा, इंटरनल गेन इसका ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाता हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ अब। ठीक है ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर देखो ये मेरा, मैं इस वाले सर्किट को दोबारा अगर बनाऊं और इस वाले सर्किट को देखूं, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? वोल्टेज, और इनपुट क्या है? करंट। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, बट क्या मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको करंट सोर्स में चेंज कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें आती है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता है, वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट अगर करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। ये हमारा, ये देखो, ये जो है, जो रेजिस्टेंस है, ये मेरा करंट सोर्स आ गया। करंट सोर्स क्या होगा, अगर मैं करंट सोर्स बनाऊँ तो इसमें करंट कितना आएगा? वी बाई आर, वी एस बाई आर वन। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में है ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज ये पैरेलल में आ जाएगा, ये आर वन आ जाएगा, और यहाँ से मैं फीडबैक रेजिस्टेंस जो है इसका आर टू ये निकालूंगा। यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, ये आर टू है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सर्किट सेम है। ये वोल्टेज सोर्स है, मैंने इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, आर वन इसके पैरेलल में आ गया। ठीक है, समझना ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ये जो इन्वर्टिंग ओप एम्प है ये इनपुट में करंट ले रहा है, इसलिए मैंने वो यूज़ किया। अगर आपको इतना समझ आता है कि इन्वर्टिंग ओप एम्प इनपुट में करंट ले रहा है, आउटपुट में वोल्टेज ले रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज शंट टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपको काफ़ी कुछ पता है ओप एम्प के बारे में। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से जो मेरा करंट जा रहा है जो कि है आई एस इनपुट करंट, वो ये होगा, हाईएस्ट करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और ये जो R2 में करंट फ्लो होगा वो मेरा IF होगा। बेसिकली फीडबैक जो एलिमेंट है वो R2 है, ये मेरा फीडबैक करंट है IF जो R2 में फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये RMF मेरे पूरे सर्किट का ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, और अगर मैं इसका इंटरनल गेन निकालूं, इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, उसको मैं RML बोलूँगा। देखो RMF ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ सर्किट। सर्किट कौन सा? इन्वर्टिंग ओप एम्प का सर्किट। और वहीं पर मैं अगर देखूं RML क्या है मेरा, RML क्या है? RML है इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। जैसे हमारा AOL क्या है, हमारा AOL जो है इंटरनल गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मैं बता रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। AOL में क्या था? V आउटपुट अपॉन VD, ये था, जिसमें आउटपुट वोल्टेज में आउटपुट जो क्वांटिटी थी वही वोल्टेज में थी, इनपुट क्वांटिटी भी वोल्टेज में थी। वहीं पर अगर मैं देखूँ RML क्या है, RML भी इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प है। दिस इज वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, दिस इज ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प का ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, इसका मतलब क्या होगा? V आउटपुट अपॉन I इन, इनपुट करंट। RML का मतलब V आउटपुट अपॉन, जैसे हमारा AOL था वैसे ही हमारा RML है। ठीक है, वहीं पर अगर AV की बात करें, AV क्या था? AV था वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
ए वी था वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, वी आउटपुट अपॉन वी एस। वहीं पर अगर हम आर एम एफ की बात करें, जो मैंने आर एम एफ उधर लिखा है, आर एम एफ क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन आई एस, क्योंकि जो आर एम एफ होता है वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन होता है, वी आउटपुट अपॉन आई एस, आर एम एफ ये मैंने लिखा है। इसका मतलब आर एम मेरा वी आउटपुट अपॉन आई एस होगा, आर एम एल वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होगा। आइडियल ओपैम्प में इनपुट करंट जो होता है वो हमारा जीरो होता है, हमें पता है। इसका मतलब आइडियल ओपैम्प पे आर एम एल भी इन्फाइनेट होगा, जैसे ए ओ एल इन्फाइनेट होता है क्योंकि वी डी की वैल्यू जीरो होती है, ऐसे ही आर एम एल की वैल्यू जीरो इन्फाइनेट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मेरा ओपैम्प है इसमें आर एम एल की वैल्यू इन्फाइनेट है, क्योंकि आइडियल ओपैम्प है, आइडियल इन्वर्टिंग ओपैम्प है। इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये मैं रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सर्किट बनाया और इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, जहाँ पर मेरा आर एम एल जो है वो इन्फाइनेट है। अब देखो, जैसे मेरा वोल्टेज गेन नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन में था, जो मेरा फॉर्मूला था क्या था, ए वी इक्वल्स टू ए ओ एल अपॉन 1 प्लस बीटा ए ओ एल, जहाँ पर ए ओ एल जो था वो ओपन लूप गेन था और बीटा फीडबैक फैक्टर था। वैसे ही अगर मैं इस नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का ट्रांस रेजिस्टेंस गेन निकालूं, जो कि होगा आर एम एफ, फीडबैक वाले कंसेप्ट से उसका फॉर्मूला होगा आर एम एल अपॉन 1 प्लस बीटा आर एम एल, जहाँ पर आर एम एल इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन होगा, आर एम एल इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, और बीटा क्या होगा हमारा, बीटा होगा फीडबैक फैक्टर। ठीक है, इतना समझ आया? दोनों फॉर्मूले अब हमारे लगभग एक जैसे बन गए। दोनों फॉर्मूले एक जैसे कैसे बने? देखो, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों फॉलो हो रहा था, क्योंकि इसमें जो एओएल था वो भी सेम वोल्टेज बाय वोल्टेज की फॉर्म में था, और आउटपुट तो हम मतलब गेन तो हम वोल्टेज बाय वोल्टेज की फॉर्म में निकाल रहे थे। अब इसमें अगर देखिए, जो आरएमएफ है, आरएमएफ है वो क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, ये भी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की फॉर्म में है, और जो इंटरनल हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है वो भी आउटपुट बाय इनपुट की फॉर्म में है। आरएमएल का मतलब क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो वो भी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट की फॉर्म में। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ए ओ एल अपॉन 1 प्लस बीटा ए ओ एल, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम यूज़ नहीं कर सकते। सो नॉट यूज इन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉट यूज इन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प में यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग ऑप एम्प ट्रांस रेजिस्टेंस गेन देता है, वोल्टेज गेन नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर एम एफ वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर हमें ट्रांस रेजिस्टेंस, और ये एक्चुअली वोल्टेज गेन नहीं दे रहा है, ये हमारा ये आर एम एफ वोल्टेज गेन नहीं है, ये ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है। वोल्टेज गेन तो हमने अभी ये निकाला वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। अब मैं देखता हूँ कि मैं आर एम एफ को इससे कैसे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली ऑप एम्प का क्या चाहिए होता है, वोल्टेज गेन चाहिए होता है। वोल्टेज गेन चाहिए क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज। बट हम देख पा रहे हैं कि जो ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है ये हमें ट्रांस रेजिस्टेंस गेन प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या वोल्टेज गेन ये जब देगा तो कैसे रिलेट करेंगे इसके इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को इसके वोल्टेज गेन से, वो अब देखते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया? मैंने वोल्टेज इसको सोर्स कन्वर्जन कर दिया, वोल्टेज सोर्स इधर है, इसको करंट सोर्स बना दिया। ठीक है, तो मुझे स्पेस की ज़रूरत होगी तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताने के लिए बताया था, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें इस वाले फिगर में जो अभी मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, इसमें देखो मुझे यहाँ पर देखो आर एम एफ क्या है, आर एम एल अपॉन 1 प्लस बीटा आर एम एल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर एम एल इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है और आर एम एफ ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले सर्किट में तो मुझे बीटा निकालना है। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा फीडबैक फैक्टर है। नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में बीटा क्या था, वी एफ अपॉन वी आउटपुट। वी एफ क्या था, जो
ग्राउंड रेजिस्टेंस था R1, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी, आप अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा VF क्या था, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज थी। यहाँ पर बीटा की वैल्यू वो नहीं होगी, बीटा की वैल्यू वो नहीं होगी क्योंकि ये एक ट्रांस रेजिस्टेंस गेन प्रोवाइड करा रहा है। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ट्रांस रेजिस्टेंस गेन का मतलब क्या होता है, वी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज बाय करंट की फॉर्म में आएगा बीटा। वोल्टेज बाय करंट की फॉर्म में कैसे आएगा, IF अपॉन वी आउटपुट आएगा। इन्वर्टिंग ऑप एम्प में बीटा की वैल्यू IF अपॉन वी आउटपुट होती है, ये ध्यान रखना है। IF अपॉन वी आउटपुट कितना होगा, IF क्या है, IF जो इस वाले R2 वाले रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और वी आउटपुट तो आउटपुट पिन पर जो वोल्टेज है वो तो है ही। तो क्या मैं IF निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये आइडियल ऑप एम्प है तो इतना तो पता होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो जीरो होगी। क्यों, वी इन्वर्टिंग जीरो, क्यों, क्योंकि वी नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है हमारा, और ये आइडियल ऑप एम्प है, तो इसका मतलब इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग रहा है तो इसमें इन्वर्टिंग जीरो होगी, तो मैं IF की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर IF की वैल्यू निकालूँ, IF इक्वल्स टू 0 माइनस वी आउटपुट अपॉन R2, दैट मीन्स माइनस वी आउटपुट अपॉन R2। और यहीं से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ, IF की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, IF की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन R2 आ जाएगा मेरा बीटा। बीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन R2। ओके, ये मेरा बीटा की वैल्यू हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें मुझे RMF निकालना है, इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का ट्रांस रेजिस्टेंस गेन निकालना है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँगा और RML को कॉमन ले लूँगा, नीचे से भी, डिनोमिनेटर से भी, डिनोमिनेटर से भी। मैंने RML को कॉमन लिया, RML को बाहर निकाल लिया, 1/1/RML प्लस बीटा, ये मेरे पास बचेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। RML से मैं RML को काट दूंगा, कट रहा है। RML की वैल्यू क्या है, क्योंकि आइडियल ओप एम्प है तो RML की वैल्यू इन्फाइनाइट है, RML की वैल्यू इन्फाइनाइट रखूंगा, 1/∞ 0 होता है, दैट मीन्स RMF की वैल्यू 1/बीटा आ जाएगी। RMF इक्वल्स टू 1/बीटा, RMF की वैल्यू 1/बीटा आ जाएगी। यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, 1/R2, इसका मतलब जो RMF है मेरा वो क्या हो जाएगा, -R2। तो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का -R2 है। और वोल्टेज गेन क्या है, जो वर्चुअल कंसेप्ट से, वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से हमने निकाला, -R2/R1। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं वी आउटपुट, VS को क्या लिख सकता हूँ, VS जो है वोल्टेज, मेरी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। अगर इस सर्किट में देखो इनपुट करंट कुछ ऐसा होगा जो इस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, IS, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है, इसको हम RS भी बोल सकते हैं, सोर्स साइड का रेजिस्टेंस। R1 जो है मेरा इनपुट रेजिस्टेंस है, तो इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस मेरा वी आउटपुट हो जाएगा, वी इनपुट हो जाएगा। तो VS को मैं IS इंटू RS लिख सकता हूँ, RS का मतलब R1, दैट मीन्स IS इंटू R1 लिख सकता हूँ। तो VS को मैं IS इंटू RS लिख सकता हूँ, या फिर वी आउटपुट अपॉन IS इंटू R1, क्योंकि RS और R1 सेम ही है, सोर्स रेजिस्टेंस R1 सेम ही है। तो मैंने ये लिख दिया, क्या मेरा ये वोल्टेज गेन है, तो AV इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन IS इंटू RS और वी आउटपुट अपॉन IS इंटू R1, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा मैं इसे, IS को ऊपर लेके जाऊँगा, वी आउटपुट अपॉन IS अपॉन R1, ठीक है। इस टर्म को ऑब्जर्व करो, वी आउटपुट अपॉन IS, वी आउटपुट अपॉन IS क्या है, यहाँ पर वी आउटपुट अपॉन IS आपको दिख रहा है, वी आउटपुट अपॉन IS क्या है, RMF है मेरा, वी आउटपुट अपॉन RS, दैट मीन्स ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज गेन है वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन अपॉन R1 है, और हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस गेन कितना है, -R2। इसका मतलब ये हमारा -R2/R1 हो गया ना, AV। तो आ गया फीडबैक वाले कंसेप्ट से भी हमारा जो वोल्टेज गेन आया है वो -R2/R1 आया है। फीडबैक वाले कंसेप्ट से वोल्टेज गेन मैंने रिलेट कर दिया, R2/R1 आ गया। बट एक्चुअली में ये तो हम देखो किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ना, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम वोल्टेज गेन ही निकालते हैं।
किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम वोल्टेज गेन ही निकालते हैं। आपको एम्पलीफायर में RML RMF ये नहीं निकालने को दिया जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में डाउट क्यों नहीं है, इंटरनली भी वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं और एक्सटर्नली भी हम उसको वोल्टेज गेन ही निकालते हैं। बट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ऐसा क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये इंटरनली तो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है, एक्सटर्नली हम इसका वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, जो ऐसे निकाला है हमने। एक्सटर्नली वोल्टेज गेन निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सर्किट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी सर्किट के आउटपुट में जो वोल्टेज दे रहा है और इनपुट पे वोल्टेज दे रहा है, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, उस सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज गेन। बट इंटरनली अगर वो सर्किट ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है और मैं उस ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को यूज़ कर रहा हूँ उसका वोल्टेज गेन निकालने के लिए, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो मैं RML को, जो RML और RMF है, RMF और RML है, उसको यूज़ नहीं कर सकता वोल्टेज गेन निकालने के लिए अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँ तो। बट इनडायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। मुझे RMF पता है, RMF पता होने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि RMF है क्या। RMF क्या है, इस पूरे सर्किट का ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। और RMF का फॉर्मूला क्या है, 1 RML अपॉन 1 प्लस RML बीटा। और इसके लिए आपको RML पता होना चाहिए। और RML मेरे पास क्या है, RML होता है हमारे पास, मैंने RML मिटा दिया, यहाँ पर लिखा था ना RML। RML होता है मेरे पास इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, जैसे AOL होता है, जैसे AOL होता है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में, वैसे ही RML होता है। तो इंटरनल, आपको ये पता होना चाहिए सारे कंसेप्ट, तब जाके आप फीडबैक वाले कंसेप्ट से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकाल पाओगे। देखो अगर किसी ने बहुत आपका जो मतलब न्यूमेरिकल है, जो कंसेप्ट है वो बहुत ऊपर ऊपर से पूछा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कि बट वोल्टेज गेन निकालना है, तो आप इजीली निकाल दोगे। वर्चुअल कंसेप्ट से लगा के निकालने में देर कितना लगा, 2 सेकंड में लगे हमने जब ये वाला कंसेप्ट लगाया था। बट अगर आपको डिटेल मतलब अंदर का कंसेप्ट नहीं पता इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, तो अगर आपसे इंटरनली कुछ पूछ लिया जाए, प्रैक्टिकल ऑप एम्प की बात कर ली जाए, तो आप ये नहीं कर पाओगे ये वाला कंसेप्ट। ये बस हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की ज़्यादातर बातें करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर आपसे इंटरनल गेन या ट्रांस रेजिस्टेंस गेन की बात कर लिए, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता होगा जो मैंने आपको बताया। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है ट्रांस रेजिस्टेंस गेन का, अगर आपको ये नहीं पता तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प में आप लिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन से ही कर पाओगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, जो कि आ सकता है, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में और है ही क्या, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है, ये वोल्टेज गेन नहीं दे रहा। तो क्या इस पे क्वेश्चंस नहीं बन सकते कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन दे रहा है, तो क्यों ना RMF और RML पे हम क्वेश्चन बना दे। हालांकि अभी तक नहीं आया, बट हु नोस, क्योंकि MSQ इंट्रोड्यूस हो चुका है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और आपको डिटेल गेट क्या मांगता है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप इस बेसिक्स को पता होने के बाद कितने भी एडवांस लेवल पे चले जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर वो बेसिक्स ही नहीं पता और कहीं न्यूमेरिकल में आपको RML का फॉर्मूला, RML और RMF का कुछ कंसेप्ट आ गया, तो मैंने बोला ना, आप अपने नोट्स पलट के बार बार देखोगे। और अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो, अगर आप, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, और अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो बार बार नोट्स पलट के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार कंप्लीट कर ले तो आपको पता है कि आपके नोट्स में हर वो चीज़ है जो आने वाले टाइम में आ सकती है और आ चुकी है प्रीवियस ईयर में, सारा कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ट्रांस रेजिस्टेंस गेन देता है, वोल्टेज गेन नहीं देता। इंटरनली वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता, इंटरनली वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन देता है। हाँ, हम सर्किट का वोल्टेज गेन निकालते हैं कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, बट इंटरनली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ट्रांस रेजिस्टेंस गेन देता है। इंटरनली वोल्टेज गेन कौन देता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी को फॉलो करता है। तो टोपोलॉजी का यहाँ पर मतलब पता होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने फीडबैक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। ऑल्दो हम फीडबैक एम्पलीफायर में भी ये सब कुछ दोबारा से पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन कंसेप्ट की, और ज़्यादा उस चीज़ में क्लियर हो जाओगे आप कि ये टोपोलॉजीज है क्या। बाकी लेकिन मैंने यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर करा है, यहाँ पर मैंने लूप होल नहीं जोड़ा आपके लिए कि आप आगे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट डालूँ, या मैंने सब कुछ समझाया आपको। वोल्टेज सैम्पलिंग सीरीज़ का, वोल्टेज सैम्पलिंग सीरीज़ मिक्सिंग, करंट सैम्पलिंग, शंट मिक्सिंग, आपको सब समझाया। तो बिल्कुल भी मेरी तरफ से कंसेप्ट बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, बिल्कुल सिक्वेंशियल तरीके से हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनते हैं ना गेट में सिर्फ यही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। कोई आपके पास अगर आपको बेसिक्स आता है ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, वरना तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट आपके बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के बाद थोड़े से कंसेप्ट बनेगा, बट बहुत सारा कंसेप्ट करने के बाद आप उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट से वोल्टेज गेन बताया और फिर फीडबैक वाले कंसेप्ट से वोल्टेज गेन बताया, और दोनों को रिलेट किया कि कैसे इन्वर्टिंग ओप एम्प एक ट्रांस रेजिस्टेंस गेन देता है। ठीक है, ओके, जैसे मैंने आपसे बात की भी, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन की बात की, थोड़ा सा वोल्टेज मिक्सिंग शंट मिक्सिंग की बात की, तो जैसे कंसेप्ट चल ही रहा है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, मैं बात नहीं कर रहा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की, नॉर्मल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ जिसमें फीडबैक कंसेप्ट लग रहा है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर किसी में फीडबैक कंसेप्ट लग रहा है तो उसमें क्या क्या टोपोलॉजीज हो सकती हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको वोल्टेज सीरीज़, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज़, करंट शंट, बट अभी एक बार और दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और जस्ट कंटिन्यू में हम चल रहे कंटिन्यूटी में हम चल रहे हैं कि थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में बात होगी तो थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में और बता देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम आइडियल हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, इसके बाद हम प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करेंगे। आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया हमारा कंप्लीट, इसके बाद हम प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करेंगे। बट उससे पहले क्योंकि फीडबैक के बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा था अभी और फीडबैक से रिलेटेड सारा कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ आगे चलने से पहले। देखो, ये कंसेप्ट रेडी करने के लिए ना आपको अगर बुक्स में या कहीं और से रेडी करते हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना डीपली नहीं पढ़ना होता तो आप गलत होंगे। क्योंकि अब गेट, मुझे लगता है कि जो आईआईटी बॉम्बे ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है एमएसक्यू इंट्रोड्यूस करने का, उससे ना वर्थ पड़ेगी एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम पहले बहुत लाइट हो चुका था ना, जिसको बस बहुत सारे क्वेश्चन करके लोग कराते थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ही आ जाते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते थे, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, बाकी थोड़े कंसेप्चुअल आते थे। बट अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल होंगे और एमएसक्यू अगर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि जेई मेंस में भी है शायद, उसमें भी ऐसे होता है एमएसक्यू, मतलब मैक्स एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट होता है, जब तक सारे करेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करते हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो ये अच्छा कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, वो चेक कर रहे हैं कि आपके ओवरऑल नॉलेज एक कंसेप्ट पर कितनी है। वो ये नहीं चेक कर रहे कि क्या आपको आपने एक कंसेप्ट को कितनी बार किया है, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपने एक कंसेप्ट को कितना डीपली किया है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, टोपोलॉजिस की हम बात कर रहे थे। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी में क्या था हमारा, आउटपुट वोल्टेज था, इनपुट वोल्टेज था, आउटपुट बाय इनपुट क्या था हमारा, वोल्टेज बाय वोल्टेज क्या था, उसको हम बोलते थे ओपन लूप गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में हमने ये पढ़ा था। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था, वोल्टेज शंट टोपोलॉजी। वोल्टेज शंट टोपोलॉजी में क्या था, जो आउटपुट था वो तो हमारा वोल्टेज ही रहेगा, बट जो इनपुट था वो हमारा करंट हो गया था, है ना, आई हो गया था। तो इसका मतलब आउटपुट बाय इनपुट कितना हो जाएगा, वी आउटपुट अपॉन आई एस। इसको हमने बोला था आर एम एल, इंटरनल। क्या इंटरनल हमारा इंटरनल ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, आर एम एल, जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पढ़ा था। इसके बाद फोर्थ कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, थर्ड कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, करंट सीरीज टोपोलॉजी।
करंट सीरीज टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट हुआ वो हमारा क्या हुआ, करंट, और जो हमारा इनपुट हुआ वो क्या हुआ, वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट बाय इनपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट कितना हो गया हमारा, वीडी, नहीं आउटपुट में गया आई, आई नोट, आई आउटपुट। ठीक है, तो हमारा अगर मैं आर एम एल निकालूँ, आर एम एल क्या था हमारा, आर एम एल यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट बाय इनपुट करंट, और यहाँ पर हमारा आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है, तो ये हमारा जी एम एल हो जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस गेन। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस गेन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट सीरीज टोपोलॉजी फॉलो हो रही है तो वो हमारा ना तो AOL देगा, ना वो GML और ना वो RML देगा, वो एक नया टर्म देगा जो है GML, जिसके हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आउटपुट पर करंट है, इनपुट पर वोल्टेज है। थर्ड कंसेप्ट हमारा क्या हो सकता है, फोर्थ कंसेप्ट हमारा क्या हो सकता है, फोर्थ कंसेप्ट हो सकता है करंट शंट, करंट शंट टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट पर करंट होगा और इनपुट पर भी करंट होगा। दैट मीन्स आउटपुट बाय इनपुट कितना हो जाएगा, आई आउटपुट अपॉन आई इन। दैट मीन्स ये हमारा AML, दैट मीन्स करंट, करंट गेन, ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये करंट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी यूज़ हो रही है तो वो आउटपुट पर भी वोल्टेज देगा, इनपुट पर भी वोल्टेज देगा, और उसका AOL हम निकालते हैं, जो मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में बताया, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग नहीं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और अगर किसी भी ऑप एम्प में आउटपुट पर वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट पर करंट अगर हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो RML देगा, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में था। ठीक है, अगर किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट सीरीज टोपोलॉजी फॉलो हो रही है तो वो आउटपुट पर हमारा करंट देगा, इनपुट पर हमारा वोल्टेज देगा, तब हम उसको ट्रांस कंडक्टेंस गेन बोलेंगे। ठीक है, और सेम एज इट इज़ करंट शंट टोपोलॉजी में जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा करंट और इनपुट होगा वो भी करंट। ये करंट एम्पलीफायर हो गया, और इसको हम जो इसका गेन जो बोलेंगे वो करंट गेन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने AOL आपको बताया, AOL क्या होता है, कहाँ गया, AOL जो होता है VD, ID में आइडियल सिचुएशन में जो VD होता है वो ज़ीरो होता है, इनपुट वोल्टेज टू द ओप एम्प ज़ीरो होगा, तो AOL हमारा इन्फाइनाइट होता है आइडियल केस में। सेम एज इट इज़ RML भी हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट करंट आइडियल केस में जीरो होता है। आपको पता है इनपुट करंट, मैंने आइडियल के जब आइडियल ओप एम्प बताया था, आइडियल ओप एम्प में इनपुट करंट जीरो होता है, तो इसका मतलब RML भी हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में। उधर अगर हम देखें तो VD भी जीरो होता है, तो GML भी इन्फाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में, और नीचे अगर हम IN देखें तो AML भी जीरो इन्फाइनाइट हो जाएगा आइडियल केस में। आइडियल केस में ये सारी चीज़ें इन्फाइनाइट होती हैं, बट बेसिकली ये आपको दिया नहीं जाता, ये कभी भी डेटा शीट में ना, ये RML, GML, ये AML, ये नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दी जाएगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो होती है AOL। दैट मीन्स उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, कि वो वोल्टेज को कैसे एम्पलीफाई कर रहा है, आपको सिर्फ वोल्टेज गेन दिया जाएगा। बट एक्चुअली में उसके जो कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट हैं, वो RML, GML और AML, ये हमने नाम दिया अलग से, और एक्चुअली में कंसेप्ट ये होते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझना कि अगर कोई वोल्टेज शंट टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है तो उसमें वो ओप एम्प का AOL नहीं होगा। एक्चुअली डेटा शीट में हम AOL ही लिखा होता है, चाहे वो इन्वर्टिंग ओप एम्प हो, चाहे वो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प हो। किसी भी ओप एम्प में जो डेटा शीट होती है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और AOL, दैट मीन्स उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ही दिया होगा, चाहे वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन, मतलब वो ट्रांस रेजिस्टेंस आउटपुट पर वोल्टेज देता हो, इनपुट पर करंट लेता हो, लेकिन उसका जो डेटा शीट में वैल्यू दी होगी AOL की ही वैल्यू दी होगी। तो ऐसा नहीं है कि AOL इन सब में
एब्सेंट रहेगा, ए ओ एल भी होगा इनमें, बट बेसिकली कैलकुलेशन में जो हम यूज़ करते हैं, जो इंटरनल कैलकुलेशन में वो यूज़ करते हैं, वो ये वाली टर्म होती हैं, ए एम एल, जी एम एल, एम एल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं। जब ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, फीडबैक वाले, फीडबैक टोपोलॉजीज आपको बताई सारी, फीडबैक टोपोलॉजीज आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नहीं समझ आ रहा कुछ, तो ठीक है, आप नोट करिए और फिर देखते हैं आगे। बट मुझे लगता नहीं कि नहीं समझ आएगा, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आपको नहीं समझ आया, ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर किसी ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं भी पढ़ा होगा, उसको भी समझ आ ही गया होगा। प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ये आउटपुट होगा, ये आउटपुट रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया था ए ओ एल वी डी। ओके, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, वी आउटपुट, एंड दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस, और ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ये R1 और ये R2, R2 R1। देखो R1 R2 हमने देखा था, R2 क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो मैं R2 की जगह इसको RF लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको RF लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने RF लिख दिया, ये R2 ही रहने दो, चलो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, R2 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, ये हमारा यहाँ से हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VS देंगे इनपुट, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड होगा। ठीक है, ये एक इन्वर्टिंग ओप एम्प का प्रैक्टिकल सर्किट है। अब आप वही बात है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर AOL क्यों दिया। मैंने आपको बताया था कि ओप एम्प की डेटा शीट में हमेशा AOL की वैल्यू ही दी होगी, आपको RML, GML और AML नहीं दिया होगा, इसलिए यहाँ पर AOL ही दिया है इसने। ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, हमें पता है इसमें AOL नहीं होता, बट वैल्यू AOL की ही दी होगी उसमें। एक्चुअली इंटरनली जो काम करता है इन्वर्टिंग ओप एम्प, वो ट्रांस रेजिस्टेंस है, तो AOL की वैल्यू उसमें दी है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखना आपने कि इसमें AOL क्यों लिखा है, यहाँ पर RML नहीं आएगा, RML उसका ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, बट एक्चुअली हम ओप एम्प में वोल्टेज गेन निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज, इसलिए AL की वैल्यू भी होगी उसमें, AL की वैल्यू इसलिए लिखी है यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, AL इंटू VD। ठीक है, यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, इसका गेन निकालना है, प्रैक्टिकल ओप एम्प का गेन। तो अब क्योंकि प्रैक्टिकल ओप एम्प है हमारा, जो मैंने सर्किट बनाया है ये प्रैक्टिकल ओप एम्प है, तो इसमें जो है वोल्टेज ग्राउंड, मतलब वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट इसमें वैलिड नहीं होगा। आइडियल ओप एम्प में हमने वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट वैलिड किया था, क्योंकि उसमें वो आइडियल ओप एम्प था, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये भी है, बट ये आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट वैलिड मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट अगर अप्लाई होता तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है जीरो, यहाँ पे जीरो लगा के मैं सॉल्व कर देता, बट ये वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट इसमें वैलिड नहीं होगा। ये जो टर्मिनल है ये वाला, ये हमारा V इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए हमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। मैं KCL लगा रहा हूँ एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, KCL मैंने लगाया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा, ये वाला, ठीक है। VI है, VI की वैल्यू मेरे को नहीं पता, बट इन्वर्टिंग टर्मिनल लगाने से पहले यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, KCL लगाना है, V इन्वर्टिंग माइनस VS अपॉन R1 इक्वल्स टू V इन्वर्टिंग
सॉरी प्लस वी इन्वर्टिंग माइनस जीरो, ये वाला टर्मिनल वी नॉन इन्वर्टिंग जीरो पे है ना, वी इन्वर्टिंग माइनस जीरो अपॉन आर आई प्लस वी इन्वर्टिंग माइनस वी आउटपुट अपॉन आर टू इक्वल्स टू जीरो। ऐसे लगेगा केसीएल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। तो उसको जरा सॉल्व करते हैं। वी इन्वर्टिंग अपॉन आर वन इधर आ जाएगा, माइनस वी एस अपॉन आर वन प्लस वी इन्वर्टिंग अपॉन आर आई क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, दैट मीन्स इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ ओप एम्प, प्लस वी इन्वर्टिंग अपॉन आर टू माइनस वी आउट अपॉन आर टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इन्वर्टिंग वाली वोल्टेज हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर आई आर टू, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर आई, तीनों इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज मैंने कॉमन ले ली। और ये वाली वी आउटपुट अपॉन आर टू और वी एस अपॉन आर वन जीरो से इधर चला गया, वी आउटपुट अपॉन आर टू प्लस वी एस अपॉन आर वन, ठीक है। यहाँ पर देखो वी आउटपुट अपॉन वी एस क्या है हमारा, सॉरी वी आउटपुट अपॉन वी डी क्या है हमारा, ए ओ एल। मैंने ये बताया था ओपन लूप गेन किसी भी ट्रांसफार्मर का ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या होगा, उसका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज वी डी होती है हमारी, ए ओ एल इंटरनल वोल्टेज गेन है, तो वी आउटपुट अपॉन वी डी ए ओ एल। वी डी की वैल्यू क्या होगी, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो वी आउटपुट अपॉन वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग इक्वल्स टू ए ओ एल। नॉन इन्वर्टिंग तो मेरा जीरो है, तो यहाँ से अगर मैं वी इन्वर्टिंग की वैल्यू निकालूँ, नॉन इन्वर्टिंग जीरो आ जाएगा, वी इन्वर्टिंग मेरा चला जाएगा, तो वी नॉन इन्वर्टिंग मेरा आ जाएगा वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल नेगेटिव का। ये मैंने वी इन्वर्टिंग की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया इसके गेन वाले फॉर्मूले से, वी इन्वर्टिंग की वैल्यू वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल आ गई है, ठीक है। इन्वर्टिंग की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ इन्वर्टिंग में, तो ठीक है पुट कर लेते हैं। क्या है, माइनस वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर आई इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन आर टू प्लस वी एस अपॉन आर वन। वी एस अपॉन आर वन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और वी आउटपुट अपॉन ए एल को इधर लेके जाते हैं, तो वी एस माइनस वी एस अपॉन आर वन आ जाएगा, और ये वी आउटपुट अपॉन आर टू प्लस वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल ब्रैकेट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर आई, नोट करते जाना साथ साथ। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा अगर, तो माइनस वी एस अपॉन आर वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले तो सारा ही कॉमन ले लो, ए ओ एल इंटू आर वन आर टू आर आई, ए ओ एल आर वन आर टू आर आई, ये मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट इसमें आर टू हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए ओ एल आर वन आर आई प्लस सेकेंड इसके लिए मेरे पास ए ओ एल और आर वन हट जाएगा, दैट मीन्स आर वन आर आई प्लस इसके लिए मेरा क्या हटेगा, आर टू और ए ओ एल आर वन आर आई। फर्स्ट उसके लिए आर वन हट जाएगा, आर टू आर वन आर आई प्लस थर्ड वाले के लिए मेरा आर आई हट जाएगा, आर वन आर टू, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इस केस में मुझे यहाँ पर वी एस है ना, ये
ब्रैकेट के बाहर इसमें वी आउटपुट भी तो होगा, ये वी आउटपुट मैंने बाहर निकालिया ना, यहाँ से वी आउटपुट बाहर निकालिए। आप अपने कॉपी में कैलकुलेट करेंगे तो इजीली लगेगा यहाँ पर, आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा खुद से करके देखो। वी आउटपुट मैंने बाहर निकालिया, ठीक है। मुझे वी आउटपुट बाय वी एस चाहिए। वी आउटपुट बाय वी एस क्या होगा, वी आउटपुट बाय वी एस मैं इस वाले टर्म को ऊपर ले जाऊँगा, यू एल R1 R2 RI अपॉन ये वाली पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, AOL R1 RI प्लस R2 RI प्लस R1 RI प्लस R1 R2, ठीक है। ठीक है, इसके बाद वी आउटपुट अपॉन वी एस, वी एस इसके नीचे चला गया, ये इधर चला गया, और नीचे R1 भी है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, AOL R2 RI अपॉन AOL R1 RI R2 RI R1 R1 R2। यार इसमें एक टर्म मेरे को फालतू लग रही है, देखें एक बार। यहाँ से मैंने क्या किया है, वी आउटपुट अपन R2, ये मैंने इसको कॉमन लिया पूरा, AOL R1 R2 R3, ठीक है। इसके बाद इससे करूँगा तो AOL R1 RI, ठीक है। इसके बाद इसमें AOL R1 जाएगा, ठीक है। नहीं ठीक है, लग रहा है बस, ठीक है। R1 से मैंने R1 काट दिया, ये R1 से R1 गया तो मेरा ये आ गया, ठीक है। वी आउटपुट अपॉन वी एस नेगेटिव का, ये AOL R2 बाई R1। बट ये टर्म, ये जो टर्म है आपको, ये पता है क्या है, ये टर्म है प्रैक्टिकल ओप एम्प का वोल्टेज गेन। तो क्या आपको लगता है ये टर्म याद करने की ज़रूरत है? गेट में तो याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको, डेरिवेशन अगर ESE में पूछ लीजिए तो पता नहीं, बट गेट में इतना लंबा टर्म, इतना लंबा फॉर्मूला याद करने का फ़ायदा नहीं है। पता है क्यों? अगर मैं यहाँ से RI को कॉमन ले लूँ, RI को कॉमन ले लूँ, RI को कॉमन ले लूँ, तो कितना बचेगा अंदर, AOL R2 ये बचेगा अपॉन RI मैंने कॉमन लिया नीचे से भी, तो कितना हो जाएगा, AOL R1 प्लस R2 प्लस ये क्या था, R1 RI R1 प्लस RI। गड़बड़ तो हुई है कहीं पर, डेफिनेटली गड़बड़ हुई है, एक बार देख लेते हैं गड़बड़ कहाँ पर हुई है। वी इन्वर्टिंग यहाँ तक ठीक है। इसके बाद मैंने जो कॉमन लिया है वो AOL R1 R2 RI, ये तीन चीज़ें कॉमन ली हैं, ठीक है। इसमें कॉमन लेने के बाद इसमें मेरा R2 जाएगा, R1 RI जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसमें कॉमन लेने के बाद मेरे पास AOL R1 जाएगा, इसके लिए AOL R2 जाएगा, इसके लिए AOL RI जाएगा। यह वैसे तो ठीक है, और R1 से मेरा ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है, देखते हैं। तो RI हमने कॉमन ले लिया इसमें से, RI से RI कट जाएगा। अब बेसिकली RI क्या है, प्रैक्टिकल ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकल ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस है RI, और प्रैक्टिकल ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है RI वो इन्फाइनाइट होता है, नियर टू इन्फाइनाइट होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो हम RI को अगर इन्फाइनाइट पुट करूँ इसमें मैं, तो ये तो देखो ज़ीरो हो गया,
वन अपॉन इन्फाइनाइट तो ज़ीरो हो गया। तो बेसिकली हमारे पास टर्म क्या बची, माइनस ए ओ एल आर टू अपॉन ए ओ एल आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की। दैट मीन्स ये हमारा ए वी वोल्टेज गेन की वैल्यू आ गई। और ये प्रैक्टिकल वोल्टेज गेन की वैल्यू है जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला निकाला है, माइनस ए ओ एल आर टू अपॉन ए ओ एल आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर वन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, वरना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो आर वन आर वाई आपको दिख रहा है, ये जब आपको फॉर्म मतलब क्वेश्चन अगर दिया होगा तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसमें बहुत काटापीटी होगी, जल्दी आ जाएगा। ये मैंने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म निकाली इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फॉर्मूला ये है, ठीक है, कोई दिक्कत, वो मेरे को लग रहा था कि बीच में कुछ प्रॉब्लम है बट हुई नहीं थी। लंबी कैलकुलेशन है, वाइट बोर्ड पे करना, अगर आप पेन कॉपी पे करोगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, ये वाला फॉर्मूला। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ पूरी कैलकुलेशन को, मेरे को स्पेस चाहिए होगा। पता है रिजल्ट आने से पहले ना आपको पता होना चाहिए रिजल्ट आया कैसे। मैं सीधा वो अगर रिजल्ट भी लिख देता ना तो आपको समझ नहीं आता है रिजल्ट है सही भी है या नहीं है, मतलब आया भी है या नहीं है। तो एक मन में ना सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और सेटिस्फैक्शन कैसे होगी, जब आप ये चेक करोगे कि अगर ये रिज़ल्ट आया है तो कैसे आया है। क्योंकि मैंने बोला ना इंजीनियर्स कभी भी रटते नहीं हैं, समझते हैं। और इसीलिए गेट एग्ज़ाम सिर्फ समझने वाला एग्ज़ाम है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईएसी में भी और गेट में भी सिर्फ बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और बेसिक इसे तो है। ये देखो ए वी की फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास ए ओ एल आर टू माइनस का अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस ए ओ एल आर वन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और उस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये अगर एक इन्वर्टिंग ओप एम्प है, मैं ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, ये 2K, ये भी 2K, और ये 5 वोल्ट करके ले लेते हैं। इनपुट पे 5 वोल्ट मिल रहा है, ये वी आउटपुट है। और क्योंकि प्रैक्टिकल है तो ए की वैल्यू प्रैक्टिकल ले लेते हैं, कोई 10 ले लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू प्रैक्टिकल ले लेते हैं 10, और ओपन लूप गेन की वैल्यू 10 ले लेते हैं। और ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, इन्वर्टिंग पे हम वोल्टेज है। मुझे इस इन्वर्टिंग ओप एम्प का आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो पहले कन्वेंशनल तरीके से हम ट्राई करते हैं। कन्वेंशनल तरीके से मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता, मैंने ये फॉर्मूला नहीं करा, ड्राइव करना है मेरे को नहीं है याद फॉर्मूला। तो कन्वेंशनल तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, देखो कन्वेंशनल तरीके से करने के लिए अब इसमें वर्चुअल ग्राउंड तो लग नहीं सकता, प्रैक्टिकल ओप एम्प है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वी आई हुई। ठीक है, वी आउटपुट अपॉन 5 वोल्ट कितना हो गया, वी आउटपुट अपॉन वी एस कितना हो गया 10 है। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं, वी आउटपुट अपॉन इनपुट कितना हो गया 10। तो देखो वी आउटपुट अपॉन वी डी ही हमारा ए ओ एल होता है, जो कि हमें 10 दिया हुआ है। वी आउटपुट अपॉन वी डी कितना है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग 0 है, दैट मीन्स माइनस इन्वर्टिंग, माइनस वी इन्वर्टिंग इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अगर मैं वी इन्वर्टिंग की वैल्यू निकालूं, वी इन्वर्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इन्वर्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आउटपुट अपॉन 10 माइनस का, वी इन्वर्टिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वी आउटपुट अपॉन 10। ये एक इक्वेशन है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के क्या करना है हमने, इस टर्मिनल पे केसीएल लगाओ, इस वाले टर्मिनल पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल लगाओ। तो वी इन्वर्टिंग माइनस 5 अपॉन 2 प्लस वी इन्वर्टिंग माइनस वी आउटपुट अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन एक उधर चला जाएगा, हट जाएगा, वी इन्वर्टिंग माइनस 5
प्लस वी इन्वर्टिंग माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0. 2v इन्वर्टिंग इक्वल्स टू वी आउटपुट प्लस 5. इन्वर्टिंग की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वी आउटपुट अपॉन कितना है 10. 10 इक्वल्स टू वी आउटपुट प्लस में 5. दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे सर्किट उस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2v आउटपुट इक्वल्स टू 10v आउटपुट प्लस में 50. 2v इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 12v आउटपुट इक्वल्स टू माइनस 50 और v आउटपुट आ गया माइनस 50/12. ये हमारे पास आउटपुट की वैल्यू आ गई कन्वेंशनल तरीके से, अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो. अब अगर इस फॉर्मूले से निकालें AV से, फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, क्या है, माइनस AOL माइनस 10 इंटू R2 2 अपॉन AOL इंटू R2 10 R1 10 इंटू 2 प्लस में 4 2 प्लस 2, दोनों रेजिस्टेंस 2 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 24. ठीक है, माइनस 20/24. AV है, दैट मीन्स V आउटपुट अपॉन VS होगा माइनस 20/24. VS की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो V आउटपुट मेरा कितना आ गया, सीधा फॉर्मूले से माइनस 20 इंटू 5/24. दैट मीन्स minus 100/24 which gives me minus 50/12. सेम आंसर माइनस 50/12, जो कन्वेंशनल तरीका हमने फॉलो किया KCL KVL लगा के, माइनस 50/12 जो फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाला है. बट पता है आपको क्या, देखो कन्वेंशनल तरीका फॉलो अगर किया तो उसमें भी कितना टाइम लगा मेरे को, मुश्किल से 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड मान लो, 25 सेकेंड 20 से 25 सेकेंड लगे. और फॉर्मूले से अगर मैंने निकाला तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लग जाएंगे मेरे को, 10 सेकेंड में डिले करूँगा. बट क्या आपको लगता है ये जो फॉर्मूला है ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा? इतना लंबा फॉर्मूला है, बल्कि ये तो और शॉर्ट कर दिया, इससे पहले तो और भी लंबा था जब हमने RI को कॉमन नहीं लिया था. तो क्या आपको लगता है फॉर्मूला याद रहेगा एग्जाम तक? नहीं रहेगा. 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, और वो भी तब जब आप रेगुलरली रिवाइज करोगे इसको सब्जेक्ट को. बट आप रेगुलरली रिवाइज करोगे नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा नहीं. फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, इसलिए तो ये कन्वेंशनल तरीका बिल्कुल बेस्ट है. तो कन्वेंशनल तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. फॉर्मूला याद करके कर लो, कोई नहीं. फॉर्मूला ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का फॉर्मूला है. प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन का फॉर्मूला याद कर लो, याद रहेगा तो जब भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आएगा तो सॉल्व कर देना. बट ये ध्यान रखना कि R1 R2 क्या है. R1 ये वाला रेजिस्टेंस है, R2 ये वाला रेजिस्टेंस है, नाम उन्होंने कुछ और दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल ऑप एम्प का गेन का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया. ठीक है, अब क्या रहता है प्रैक्टिकल ऑप एम्प में, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस वाला कंसेप्ट रहता है. तो अब वो कर लेते हैं, तो हमारा फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. पहले मैंने आपको आइडियल कराया, आइडियल के बारे में डिस्कशन किया, फीडबैक टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया, और फिर हम प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अब. और प्रैक्टिकल भी हमारा हो गया है. बस एक कंसेप्ट रहता है आउटपुट और इनपुट इम्पिडेंस का. यार मैंने सर्किट ही मिटा दिया, चलो दोबारा बना दूंगा, कोई नहीं. ठीक है, सर्किट दोबारा बना देते हैं. क्या था सर्किट, इम्प्रेशन है पीछे सर्किट का ना वाइट बोर्ड पे, ये रहा RI. ये जो था ये आउटपुट था मेरा, यहाँ से आउटपुट लेते हैं RO, ये RI, ये AOL VD. ठीक है, अब इसमें निकाल क्या रहे हैं, RI एंड RO. इनपुट RIF ROF, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. RI और ROF तो हमें दिया हुआ है ना, इंटरनली RI क्या है, इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प, और RO क्या है, इंटरनल आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ
इन्वर्टिंग ऑप एम्प। बट हमें निकालना क्या, पूरे सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस और पूरे सर्किट का आउटपुट इम्पीडेंस। इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस को करने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी है, छोटी सी थ्योरम है, मिलर्स थ्योरम इसे बोलते हैं। मिलर्स थ्योरम। मिलर्स थ्योरम क्या करती है, क्या कहती है, ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम divides the feedback element into two individual elements at input and output terminals in the form of internal gain इतना। Miller's theorem क्या कहती है, दिस theorem divides the feedback element into two individual elements at input and output terminal in the form of internal gain of the circuit। ठीक है, इसका इंटरनल गेन क्या है, AOL। ठीक है, इससे पहले जो मैंने सर्किट बनाया था उसमें क्या था, R1 था और RF फीडबैक में था। ये क्या कह रहा है कि जो इसका फीडबैक एलिमेंट है दैट इज R2, जो R2 हमने बनाया था ना वो इसका फीडबैक एलिमेंट था, जहाँ पे IF करंट फ्लो हो रहा था। जो इसका फीडबैक एलिमेंट है इसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनपुट की तरफ और आउटपुट की तरफ, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल गेन ऑफ द सर्किट दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ AOL। कैसे वो करेगा, डिवाइड किया इसने, देखो ये तो R1 हो गया हमारा, ये इसने R2 को थोड़ा सा इधर डिवाइड कर दिया और बाकी बचा हुआ इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर जो R2 था ना इसके ऊपर जो ऐसे फीडबैक रेजिस्टेंस था R2, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको एक इनपुट टर्मिनल पे लगा दिया और जो बचा हुआ था उसको आउटपुट टर्मिनल पे लगा दिया। दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट आउटपुट टर्मिनल पे चला गया, एक पार्ट इनपुट टर्मिनल पे चला गया, जो ये थ्योरम बोल रही है। जो आउटपुट इनपुट टर्मिनल पे जो गया उसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस AOL, 1 नहीं R1/R2/1 AOL। और जहाँ पर गया उसका फॉर्मूला क्या है, R2/1 माइनस 1/AOL। जो R2 था वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। अब हमें इनपुट इम्पिडेंस निकालना है RIF निकालते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है भाई, यहाँ पे तो हम इनपुट देते हैं ना VS। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना, मैंने गलती से ग्राउंड कर दिया था, ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर VS देते हैं R1। अब IF निकालना है। IF क्या होगा, देखो ये इनपुट की तरफ से जो रेजिस्टेंस है, इनपुट की तरफ से रेजिस्टेंस क्या है, R1 रेजिस्टेंस प्लस में दिस रेजिस्टेंस जो कि है ये जो R2 का डिवीज़न है, R2 का पार्ट है एक, ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल टू RI क्या इनपुट रेजिस्टेंस, देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, R1 से सीरीज़ में है। R1 ग्राउंड नहीं है, R1 से हम इनपुट देते हैं ओप एम्प को। तो R1 प्लस दिस पैरेलल टू दिस, इसका मतलब RIF कितना हो गया, RIF कितना हो गया, R1 प्लस R2/1 माइनस AOL पैरेलल टू RI।
आर आई, ठीक है, ये हो गया, ये समझ आया आपको। R1 प्लस दिस रेजिस्टेंस पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस, मैंने यही लिखा है। अब अगर मैं देखूँ एक एग्जांपल के लिए, आर आई जो है ना, आर आई की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, आर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और जब कोई हाई रेजिस्टेंस किसी लो रेजिस्टेंस से पैरेलल में होता है तो जो हमारा आंसर होता है वो लो रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ये 10 ओम है और ये 1000 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस 10, दैट मीन्स 10,000 अपॉन, अगर 1000 में मैं 10 प्लस 10 ऐड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली वो 1000 के इक्वल ही होगा। तो इसको मैं 1000 प्लस 10 को 1000 लिख सकता हूँ। 1000 लिखा मैंने तो 30 से 30 काटा, आंसर क्या आया? 10 आया, अप्रॉक्स आया बट 10 ही आया, अप्रॉक्स 10 है। 10 क्या है इस कॉम्बिनेशन में? 10 जो छोटा रेजिस्टेंस है वो है। दैट मीन्स अगर हाई रेजिस्टेंस पैरेलल टू लो रेजिस्टेंस होता है तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट भी लो रेजिस्टेंस होगा। लो रेजिस्टेंस क्या है इनमें से? दिस वन। इसका मतलब आर आई एफ R1 प्लस इनका कॉम्बिनेशन एक लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस। अब अगर लो रेजिस्टेंस है तो क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर आई एफ इक्वल टू आर आई हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो ये इनपुट आर आई इक्वल टू R1, क्या ये आर आई तो भाई हाई है ना हमारा, आर आई हाई की वजह से। तो आर आई एफ इनपुट इम्पिडेंस इस प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प का R1 ही होता है। जो R1 देखा है ना आपने, ये जो R1 निकालते हैं हम, R1 स्टार्टिंग में लिखते हैं हम, जिसे मैं सोर्स रेजिस्टेंस भी बोला था एक बार, तो R1 ही हमारा और इसका वो है इनपुट रेजिस्टेंस है। आर आउट आर ओ एफ निकालें, यहीं पे देख लो, चलो अगर जगह की ज़रूरत पड़ी तो इधर आ दूंगा। आर ओ एफ दैट मीन्स आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट। आउटपुट इम्पिडेंस देखो, आउटपुट इम्पिडेंस करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। देखो ये जो है हमारा, यहाँ से हम भी आउटपुट लेते हैं। आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टर्मिनल से करंट निकालना है, डीसी करंट, और ये हमारे पास मान लीजिए वी आउटपुट इक्वल टू वी डी सी होगा। तो आर ओ एफ क्या हो जाएगा? वी डी सी अपॉन आई डी सी, ठीक है, वी डी सी अपॉन आई डी सी होगा आर ओ एफ। और यहाँ पर देखो, तो बेसिकली हमें यहाँ से थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो क्या हम इनपुट सोर्स को ज़ीरो कर देते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स है जो हम वी एस दे रहे हैं इसको ज़ीरो कर देंगे। इसको ज़ीरो करेंगे मतलब इसको ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये देखो आर एफ के लिए मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, पहले ये वी एस था, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ग्राउंड है, ये दोनों टर्मिनल ग्राउंड हो गए, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल ग्राउंड हो गए। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल ग्राउंड हो गए, इसका मतलब वी इन्वर्टिंग और वी नॉन इन्वर्टिंग जीरो हो गया। वी डी का मतलब क्या होता है? वी डी इज इक्वल्स टू वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग होता है, जो कि ज़ीरो हो गया, हमारा वी डी ज़ीरो हो गया। जब वी डी ज़ीरो है तो ए एल वी डी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वी डी ज़ीरो हो गया हमारा, तो ए एल वी डी भी ज़ीरो हो गया। वी डी ज़ीरो कैसे हुआ? देखो वी डी क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग तो ऑलरेडी हमारा ज़ीरो है। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो फंक्शन ऑफ वी एस है, बट वी एस तो हमारा ज़ीरो है, वी एस ज़ीरो हो गया, इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज भी ज़ीरो हो गई, और इन्वर्टिंग ज़ीरो हो गया, नॉन इन्वर्टिंग भी ज़ीरो हो गया, इसका मतलब वी डी भी ज़ीरो हो गया। और वी डी ज़ीरो हो गया तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हट गया। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स अंदर इंटरनल वोल्टेज जो होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल सर्किट में जो होती है वो हट गई, ये शॉर्ट हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, जिसकी अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो तो शॉर्ट होगी,
ये मैंने शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया से, यहाँ से ग्राउंड। इसका मतलब जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो इस वाले आर ओ रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब जो आर एफ होगा वो जो इन आउटपुट इम्पिडेंस होगा वो आर ओ और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो आर ओ एफ क्या हो गया हमारा, आर ओ पैरेलल टू आर टू अपॉन वन माइनस आर टू वन माइनस वन अपॉन ए ओ एल। ठीक है, ये हमारा आर ओ एफ हो गया। ए ओ एल क्या है, ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मैंने स्टार्टिंग में अगर अपने इंट्रोडक्शन देखा होगा मेरा, उसमें बेसिकली ओपन लूप गेन की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। ओपन लूप गेन की वैल्यू हाई होती है। 10⁻⁶ एक IC है उसका, मतलब बेसिकली ओप एम्प की जो ओपन लूप गेन की वैल्यू होती है वो हाई होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें तो 10⁻⁶ होती है के आसपास होता है AOL, एक पर्टिकुलर IC का AOL 10⁻⁶ होता है। अब AOL की वैल्यू हाई है तो 1/AOL की वैल्यू लो होगी बहुत ज़्यादा। 1/AOL की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस वाले टर्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होगी, इस वाले टर्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होगी। तो 1 में से अगर कुछ बहुत लो वैल्यू माइनस करते हैं तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब RO पैरेलल टू R2 आ जाएगा। आपको पता होगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो RO आउटपुट इम्पिडेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। कई बार तो हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को नेगलेक्ट भी किया है, RO के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हमने नेगलेक्ट भी किया। तो RO की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। अब इस केस में अगर RO की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है तो मैंने जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि एक लो रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कंबाइंड है। R2 की वैल्यू नॉर्मली हाई होती है। लो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लो रेजिस्टेंस ही होगा। तो अगर हम देखें तो ROF की वैल्यू इक्वल्स टू ROE होती है ये। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो R1 होता है, जो हमें दिखता है R1, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो RO होता है, RO। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ऑप एम्प ख़त्म होता है। तो ठीक है, अब जितना भी मैंने आज के लेक्चर में इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में कराया, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना, अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ करना, वीडियो को 2x की स्पीड पर 1.5 की स्पीड पर चला के देखना, और एनालाइज़ करना कि क्या आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया नहीं है। क्योंकि आप लास्ट लेक्चर भी देखेंगे ना नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, उसको भी दोबारा देखना, उसको कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज़ करना, इसके कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज़ करना। अभी तो आपको सबको समझ आ जाएगा, बट अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने आज की पूरी क्लास देखी है, जस्ट क्लास ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज़ कर लो, क्योंकि काफ़ी कुछ बताया आज के लेक्चर में। फीडबैक कंसेप्ट से रिलेटेड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कंपेयर किया है, तो काफ़ी कुछ आज के लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसलिए आपको एक बार एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। आप उसको रिवाइज़ कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अब तक ओप एम्प मैंने जितना कराया आपने उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो ईजिली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।